14 साल बीत चुके हैं, लेकिन खेतपुर अब वो गांव नहीं रहा। अब यहां धूल ज्यादा और लोग कम हैं। फटी हुई जमीन, उड़ती हुई धूल, नंगे पैर, छोटे 12 साल के बच्चे के पैर जो पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं। ये आर्यन है, रूपा का बेटा। रोको उसे, जाने मत देना। आर्यन, वापस आ जा, उधर मत जा। आर्यन के चेहरे पर कोई डर नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता है, जैसे वो जागते हुए भी किसी सपने में हो। हवा उसके बालों को पीछे की तरफ उड़ा रही है, लेकिन वो हवा के खिलाफ नहीं, हवा के साथ बह रहा है। वो गांव की आखिरी सीमा पर पहुंचता है, जहां पक्की सड़क खत्म होती है और वही जंगल शुरू होता है। वही जंगल जहां 14 साल पहले सावित्री गायब हुई थी। आर्यन अचानक रुक जाता है। उसके ठीक सामने जंगल का अंधेरा मुंह खोले खड़ा है। जंगल से एक ठंडी हवा का झोंका आता है, जो उसके पसीने से लथपथ चेहरे को सूखा देता है। पीछे से मुखिया, अब बहुत बूढ़ा, बाल पूरी तरह सफेद, कमर झुक गई है, और 2-3 गांव वाले हांफते हुए आते हैं। पकड़ो, पकड़ो इसे, इससे पहले कि ये लकीर पार करे। लेकिन गांव वाले कोई हलचल करें, उससे पहले ही आर्यन पलक झपकते ही अंदर चला जाता है। जाने दो, इसकी हरकतें एक दिन उसे ही भारी पड़ेंगी। सब उस सावित्री के श्राप की वजह से। जाने दो, चलो। जंगल में चलते चलते आर्यन वही घने पेड़ों को देख रहा था। मैं आज फिर से भागकर आ गया तुमसे मिलने। मुझे तुमसे मिलने कोई आने नहीं देता। काश मेरी माँ होती तो शायद कुछ वो समझ पाती। आपसे एक बात पूछूं? आप हमेशा मेरे सपने में कैसे आती हो? बचपन से आज तक आपने मुझे हर चीज सिखाई है। मेरे दोस्त कहते हैं मैं पागल हूँ। ऐसा रात में जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। आर्यन कई बार रातों में घर से भागकर जंगल आता था और वही मंदिर के पास आकर बैठता था, जहां सावित्री एक समय पर बैठा करती थी। क्या सरपंच के बड़े से घर में अब सिर्फ सन्नाटा गूंजता था। कभी खिलखिलाते परिवार से भरा वो आंगन अब एक कब्रिस्तान जैसा लगने लगा था। सावित्री ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था, उसका सुकून, उसकी इज्जत और उसका परिवार। अब बचा था तो सिर्फ आर्यन, जो उसके साथ था, और सरपंच के सीने में दहकती वो नफरत की आग जो अब ज्वाला बन चुकी थी। उसने तय कर लिया था, अब या तो सावित्री रहेगी या वो खुद। बाबा कालिदास का ठिकाना गांव से दूर घने जंगलों के बीच, जहां परिंदों का पर मारना भी निषिद्ध था। वहां सरपंच पहुंचा बाबा कालिदास के पास। बाबा की आंखें आग के गोले जैसी लाल थीं, और उस चुड़ैल ने मेरा वंश मिटा दिया। वो मेरे ही घर को नर्क बना चुकी है। मुझे मुक्ति चाहिए बाबा, चाहे कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। बाबा कालिदास ने धुएं के बीच से सरपंच को घूरा और एक भयानक ठहाका लगाया। मैं समझ गया तुम्हारी परेशानी।
पर इसका बस एक ही हल है। क्या बाबा, आप मुझे बताइए। जो भी है मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं उसे मिटा देना चाहता हूं। यह सामान्य नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें सावित्री के सामने जाना होगा और तुम उसे उस नरक में वापस भेज पाओगे जहां से वो आई है। बाबा ने सरपंच को वो सारी भयानक विधियां बताईं, जिन्हें सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान की रूह कांप जाए। सरपंच के चेहरे पर पसीना था, पर आंखों में एक जुनून। उसे एहसास हुआ कि सावित्री को खत्म करने के लिए उसे खुद एक शैतान बनना पड़ेगा। मैं समझ गया बाबा। ये कहकर सरपंच वहां से निकल गया और अपने घर आ गया। आर्यन, बेटा आर्यन, कहाँ हो तुम? क्या हुआ दादाजी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहां आओ मेरे पास। हाँ, तुम जानते हो ना, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम आखिर मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? मुझे नहीं पसंद दादाजी। आप सभी मुझे उस जंगल में जाने से रोकते हो। आखिर क्यों मुझे वो जंगल अपना सा लगता है? पर बेटा, वहां कोई रहता है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। दादाजी, वहाँ कोई नहीं है। बस एक अम्मा है जो मुझसे बात करती है, मुझे अच्छी बातें बताती है। सावित्री का नाम सुनकर सरपंच को गुस्सा आया, पर उसने चेहरे पर झलकने नहीं दिया। वो अपने आप को संभालते हुए बोला, मुझे भी ले चलो उससे मिलने। अगर वो इतनी ही अच्छी है तो अपने घर उसे लेकर आ जाएंगे, जिससे तुम्हें बार बार मुझे छोड़कर जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप सच कह रहे हैं? ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है बेटा। आप बहुत अच्छे हो दादाजी। क्या सच में सरपंच अच्छा बन रहा था, या फिर ये कोई चाल थी सावित्री को सबक सिखाने के लिए? उस रात आर्यन फिर से उस जंगल में गया सावित्री को मिलने के लिए। आर्यन बहुत ही खुश था सावित्री को सारी बात बताने के लिए। वो उस मंदिर पहुंचा और सावित्री को ढूंढने लगा। अम्मा, अम्मा, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आर्यन उसे हर जगह ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो निराश होकर वहीं बैठ जाता है। तभी उसे अचानक सामने झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई देती है। आर्यन उसे देखकर सहम जाता है। वो उन झाड़ियों को घूर रहा होता है कि तभी एक हाथ पीछे से उसके कंधे पर आता है। आर्यन की चीख निकल जाती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई और नहीं बल्कि सावित्री होती है। अम्मा, आप कहाँ थी? मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। मुझे आपसे बात करनी थी। और हाँ, सामने झाड़ियों से कोई देख रहा था ऐसा लगा। मैं जरा कुछ फल इकट्ठा करने गई थी, लेकिन आज तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? अम्मा, मुझे तुम्हें बताना था कि मेरे दादाजी हैं ना, उन्होंने मुझसे कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। सावित्री की आंखें सिकुड़ गईं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो ये आर्यन के सामने जाहिर नहीं कर रही थी। आर्यन ने उसे सरपंच की सारी बातें बता दी। आर्यन की आंखों में बहुत उत्सुकता थी। बेटा आर्यन, सुनो, मुझे नहीं लगता ये बात ठीक होगी। तुम्हें पता नहीं, पर मैं तुम्हारे दादाजी को पहले से जानती हूँ। क्या? कैसे? और ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप जानती हो तो फिर आप मिल भी लो उनसे, और हम फिर मेरे घर चल सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकता आर्यन। मैं तुम्हारे दादाजी की वजह से ही इस जंगल का हिस्सा बन चुकी हूँ, वरना मेरा घर भी तुम्हारे गांव में ही था। तुम अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। पर अम्मा। पर वर कुछ नहीं। एक बार कह दिया तो कह दिया, बस। आर्यन अब निराश हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो वहां से उठा और अपने हल्के कदमों के साथ वहां से चल पड़ा। घर पर सरपंच बैठे थे, आर्यन की राह देखते हुए। उन्होंने देखा कि आर्यन घर आ गया, पर उसका चेहरा उतरा हुआ था। आर्यन अपना मुंह लटकाकर अपने कमरे में जा रहा था। तभी दादाजी ने उसे बुलाया। क्या हुआ बेटा? क्या कहा तुम्हारी अम्मा ने?
उन्होंने मिलने से मना कर दिया दादाजी। मुझे बहुत बुरा लगा। इधर आ जाओ मेरे बच्चे, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हारे लिए जाऊंगा उस जंगल में और खुद अम्मा से बात करूंगा तुम्हारे लिए। क्या आप सच कह रहे हैं दादाजी? हाँ बेटा, पर उससे बात करने मुझे अकेले जाना पड़ेगा। वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। मैं कैसे बात करूंगा उससे, ये समझ नहीं आ रहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसकी तैयारी करूंगा आपके लिए। मैं अम्मा से मिलाता हूँ। आप उनको भी समझाइए, आखिर कब तक जंगल में रहेंगी। घर आएंगी तो अच्छा जीवन बिता पाएंगी और मैं भी उनसे घर पर मिलूंगा। वो जरूर उनको समझाना। हाँ बेटा, जाओ तुम आराम करो, मैं उनको समझा दूंगा। क्या वो सच में सावित्री को समझाने वाला था या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? वो दिन आ ही गया। आर्यन अपने दादाजी को लेकर जंगल की राह पर निकल पड़ा। वो जंगल के रास्ते से होकर चल रहे थे। कुछ देर चलते चलते वो जंगल के घने रास्ते पर पहुंच गए। वो जगह इतनी घनी थी मानो शायद दिन की रोशनी भी कभी वहां पहुंचती न हो। बेटा, तुम यहां इतनी घनी जंगल में आते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं दादाजी, इस जंगल से क्यों डरना? ये तो हमारी ही रक्षा करता है। आखिर इससे हमें क्या हानि हो सकती है? बहुत समझदार हो गए हो तुम। चलते चलते वो लोग उसी मंदिर के पास पहुंच गए जहां सावित्री रहती थी। आर्यन ने सावित्री को पुकार लगाई। अम्मा, कहाँ हो तुम? सावित्री अपने कांपते पैरों से धीरे धीरे करके मंदिर के बाहर आई। उसने देखा सामने आर्यन था और उसके साथ सरपंच। सावित्री का गुस्सा खोल उठा। सावित्री ने पूरे आक्रोश से कहा, तुम्हें मैंने कहा था ये कभी मुमकिन नहीं है, पर तुम समझे नहीं। ये तुम्हारे दादाजी नहीं बल्कि एक हत्यारा है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत है। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बचकर छुप छुप के मेरे पोते को मेरे खिलाफ भड़काओगी और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूंगा? लेकिन सुनो, हम यहाँ आपको घर ले जाने आए थे। दादाजी, अम्मा, आप शांत हो जाइए। तुम रुक जाओ आर्यन, तुम्हें नहीं पता इस औरत के कारण तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही और हमारा परिवार भी बिखर गया। इस गांव को सावित्री का श्राप लगा है। मुझे उस श्राप से मुक्ति चाहिए और मैं वो लेकर रहूंगा। मैं कौन होती हूँ किसी को श्राप देने वाली? मैं तो बस किसी जान को बचाने आई थी। आखिर किसी का जाना मेरे हाथों में कैसे हो सकता है भला? चुप करो, मुझे सब पता है तुमने क्या किया और क्या नहीं, पर अब बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर सरपंच ने कालिदास बाबा से मिली हुई राख की पोटली निकाल ली और उसे अपने हाथों से हवा में उड़ा दिया। सारा जंगल सफेद धुएं से भर गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। सरपंच ने अपने साथ एक तलवार छुपा कर लाई थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला और एक जोरदार वार से सावित्री की तरफ किया। खच की जोरदार आवाज गूंजी। सावित्री की चीख के साथ सब जगह सन्नाटा फैल गया और धीरे धीरे धुआं भी कम होने लगा। सरपंच का चेहरा खून से सना हुआ था। वो थका हारा हाथ में तलवार लिए खड़ा था। उसके ठीक सामने थी सावित्री। उसका भी चेहरा खून से सना हुआ था, लेकिन आंखों में खौफ। ये क्या हो गया? नहीं। ये क्या कर दिया मूर्ख? तुमने एक नादान बच्चे की जान ले ली। हे माता। तभी सरपंच को सावित्री के पीछे एक लड़के की परछाई दिखती है। पीछे से वो हूबहू आर्यन जैसा दिख रहा था। सरपंच की रूह कांप गई। सरपंच धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसे छूने ही वाला था, तभी अचानक वो लड़का मुड़ा और बोला, दादाजी, मिल गई शांति। आखिर आपने मुझे भी मार दिया। सरपंच का चेहरा फीका पड़ गया। ये तुमने क्या किया मूर्ख सरपंच? एक साधारण बच्चे को मारकर उसे एक भटकती आत्मा बना दिया। आखिर क्या सोचा था तुमने?
सब मैंने तुम्हें मारने के लिए किया था सावित्री, तुमसे बदला लेने के लिए। पर मेरी मूर्खता ही मेरे कर्मों का कारण बन गई है। मैं अब और नहीं जी सकता। और कितने पाप करूं मैं इस जन्म में। मुझे माफ करना मेरे बेटे। अगर मैं अपनी गलती सुधार नहीं सकता तो मुझे और गलती करने का भी कोई हक नहीं। बस अब और नहीं। ऐसा कहकर सरपंच ने जो हाथ में पकड़ी हुई तलवार थी उसे अपने ही हाथों से अपने पेट में घुसा लिया और अपनी जान ले ली। अगली सुबह गांव वालों को यह खबर मिली कि अब सरपंच और उनका पोता भी इस दुनिया में नहीं रहे। सब गांव वाले कहते हैं ये भी उस सावित्री का ही काम है और सरपंच का घर अब भूतिया घर के नाम से पुकारा जाने लगा। पर आप सभी को पता है आखिर हुआ क्या? कुछ इसी तरह हमारे आसपास की चीजों को जब हम अलग नजरिए से नहीं देखते तो हम अंधविश्वास में बहने लगते हैं। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए डरना जरूरी है।